नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एफसीआरए बिल, परिसीमन बिल और महिला आरक्षण। महिला आरक्षण तो सिर्फ मुखौटा है, पैकिंग है, अंदर सारा का सारा माल परिसीमन का भरा हुआ है। तो ये तीनों बिलों को लेकर के चर्चाएं बड़ी जोर शोर से शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 3 दिन हुई। आज जो सोमवार को लोकसभा में पेश होने वाले बिलों की सूची थी, उनमें एफसीआरए गायब था, एफसीआरए नहीं था। हालांकि अभी एक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुरू करने से तुरंत पहले जब हमने सभी जगहों पर सारी मीडिया रिपोर्ट्स चेक की, तो एक खबर और जुड़ती है उसमें कि 12 तारीख को वही जो मुख्यमंत्री का बयान था नॉर्थ ईस्ट वाले कि 12 अगस्त को, तो उसी बयान को लेकर के आज भी ये खबर चलाई जा रही है कि 12 अगस्त को एफसीआरए बिल पेश किया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच कुछ बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डाल करके और उन्हें समग्रता से जोड़ते हुए देखने की जरूरत है कि आखिर एफसीआरए बिल, परिसीमन बिल, इस पर क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। और इसे देखने के लिए आपको दिल्ली को सिर्फ मुंबई से जोड़ देना है। अभी लखनऊ, कोलकाता सब अलग हैं, दिल्ली को मुंबई से जोड़ करके देखना है। दरअसल एक नई आशंका पैदा हुई है। ये कहीं आप किसी मीडिया में इसकी चर्चा नहीं दिखेगी, लेकिन पूरे घटनाक्रम को देख करके लगा हमें कि इस पर आप तक विचार करने का, आपके साथ विचार करने का समय आ गया है। क्या 260 सांसद जुटाने के लिए एनडीए ही तोड़ देंगे मोदी और शाह? एनडीए, जो एनडीए सरकार चल रही है, इसी एनडीए को तोड़ देंगे? ये क्यों सवाल पैदा हुआ? एक तरफ जब प्रधानमंत्री के ऑफिस में 8 सांसद इंडिया अलायंस के बैठे थे, तो उससे पहले मुंबई में अमित शाह के 2 दिन के दौरे में डिप्टी सीएम को आउट कर दिया गया था। एनडीए के डिप्टी सीएम को आउट कर देना, इंडिया के सांसदों को बैठाना अपने पास बुलाकर, ये संकेत अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा टीएमसी, समाजवादी पार्टी, इन सब की बात थोड़ी सी अलग, इसमें हम अलग इसी कार्यक्रम के अगले हिस्से में करेंगे। अब ये 8 सांसद 60 नहीं पूरा करेंगे, 360, 8 से 360 नहीं पूरा होने वाला है। तब हम आते हैं एफसीआरए पर। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं शुरू में ही इस सवाल को लॉन्च कर दे रहा हूं इस डिबेट में। क्या एफसीआरए बिल पर सरकार कदम पीछे खींच लेगी? क्यों? उसके पीछे की वजह, एफसीआरए ज्यादा महत्वपूर्ण है फिलहाल या परिसीमन महत्वपूर्ण है? ये सवाल आप तक, अगर दोनों में आप फैसला करें कि ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, तो एफसीआरए धन पर, जमीन पर, प्लॉट पर कब्जा, खाली प्लॉट हमारा है, से आगे बढ़ करके बना हुआ प्लॉट भी हमारा है, ये कोशिश है भाजपा की। एफसीआरए के जरिए कहीं पर कोई इंस्टीट्यूशनल, हॉस्पिटल, स्कूल, कुछ भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो विदेशी चंदा का इन्वॉल्वमेंट उसमें है तो भाजपा कब्जा लेगी, यानी वो धन पर कब्जे का बिल है। और परिसीमन बिल ये कुर्सी पर अस्थाई कब्जे का बिल है। ये पास हो गया तो कुर्सी परमानेंट। अब जिसके पास कुर्सी परमानेंट हो जाएगी तो धन तो अपने आप आएगा, धन का रास्ता उधर ही मुड़ जाएगा। तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? एफसीआरए, परिसीमन बिल, सॉरी, क्षमा कीजिएगा। एफसीआरए को ठंडे बस्ते में डालकर क्या खेल कर सकते हैं? ये 8 सांसद परमानेंट कर सकते हैं, 22 सांसद बुला सकते हैं और अमेरिका के सामने एक बार फिर ताली बजा सकते हैं। ले आइए भाऊ, लाइए, स्वागत है भाई। एफसीआरए, अब थोड़ा सा मैं 1 मिनट और लूंगा क्योंकि बहुत बहुत ही तकनीकी मामला है जिस पर बड़ा होमवर्क करना पड़ा है। एफसीआरए बिल, जिस पर अमेरिका का स्टैंड बहुत बहुत कड़ा है,
अमेरिका के कड़े स्टैंड पर बिस्लेरी के पानी के जगह पानी का ब्रांड नरेंद्र मोदी बदल देते हैं, तो एफसीआरए बिल ले आएंगे क्या? जब तक वहां पर अंदर खाने सहमति न प्राप्त कर लें कि देखिए साहब ये वाला पॉइंट हटाना था, हटा दिया है, ये लाना था, ले आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि एफसीआरए बिल नहीं आएगा, लेकिन अमेरिका को सेटिस्फाई किए बगैर एफसीआरए बिल नहीं आ सकता। आप बताइए आ सकता है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये आशीष चित्रांशी, अशोक वानखेड़े दोनों का आप किनारे कर दीजिए। ये राम माधव का कहा हुआ बता रहा हूं आपको, राम माधव का कहा बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। राम माधव ने अमेरिका में बोला ये कि हम क्या क्या करें, आपके कहने पे तेल लेते हैं, आपके कहने तेल बंद करते हैं, आपके कहने पे टैरिफ जितना लगाते हैं वो बर्दाश्त करते हैं, अब क्या करें। तो बिना उनको सेटिस्फाई के नहीं आएगा। अब इस एफसीआरए को जरा इंडिया तक लाइएगा, इंडिया तक लाइए। एफसीआरए बिल की जो खुली मुखालफत करने वाले लोग हैं, कांग्रेस तो है ही है, सपा तो है ही है, लेकिन दो तीन पार्टियां बहुत पुरजोर इसका विरोध कर रही हैं। उसमें से एक पार्टी है डीएमके। इसलिए क्योंकि वो विरोध सपा से ज्यादा मजबूत इसलिए भी होगा क्योंकि तमिलनाडु का जो डेमोग्राफी है ना, वो ज्यादा इस एफसीआरए से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु का जो आर्थिक ढांचा है वो ज्यादा एफसीआरए से जुड़ा है। तो डीएमके के लिए एफसीआरए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो उसके राजनैतिक, आर्थिक पूरे स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में मैं कह रहा हूं, मैं सोशल नहीं, डीएमके के पॉलिटिकल और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को भी उससे आप कनेक्ट करके देख सकते हैं और देखना चाहिए आप, पहली चीज। दूसरा, इस देश के सबसे धनाढ्य, भले उनके पास पॉलिटिकल ताकत कम हो गई हो, लेकिन मतलब सबसे बड़ा अगर फिनेंशियल मैनेजर कोई है और अपने पास भी उनके पास है व्यवस्था, तो है शरद पवार। शरद पवार की पार्टी ने और सुप्रिया सुले ने कल बिल्कुल साफ कर दिया कि हम एफसीआरए बिल के बिल्कुल खिलाफ हैं। परिसीमन की बात नहीं हुई, एफसीआरए के बिल्कुल खिलाफ हैं। अब अगर ऐसे में एफसीआरए नहीं आएगा, अगर ये चर्चा होगी तब तो मामला नहीं बनेगा ना, मामला बनाना पड़ता है। एफसीआरए आ रहा है, एफसीआरए आ रहा है, एफसीआरए आ रहा, दरवाजे पर खड़ा है एफसीआरए, आ रहा, और एकाएक एफसीआरए नहीं आया। दबाव अमेरिका का और परिस्थितियां अनुकूल डीएमके और शरद पवार के लिए हो गई, परिस्थितियां अनुकूल दोनों के लिए हो गई कि मोदी जी ने इनके दबाव को मान लिया। इनको पता है, शरद पवार को तो सब पता है इस देश में, राजनीति में उनसे ज्ञानी कोई नहीं है, लेकिन बताने के लिए कि मोदी को देखो झुका दिया मोदी को। अब मोदी हमारे मान रहे हैं हमारी बातें, तो इनके साथ चला जा सकता है। ये मैं इफ बट्स के साथ जितनी आशंकाएं हो सकती हैं सारे बता रहा हूं। तो एफसीआरए, हाँ, एफसीआरए पर रोल, मतलब अगर ये रोल बैक कर गए, पीछे हट गए, कदम अपने पीछे कर लिए, तो तीन जगह पर एक तीर से तीन शिकार किया। अमेरिका खुश, मतलब आका खुश, वो नहीं गुस्सा होगा, मुर्गा नहीं बनाएगा, और उसके बाद दो को यहां सेट कर लिया। ये मिशन 360 है, 360 के जुगाड़ के लिए। अब इसके लिए क्या कवायद है? शरद पवार, हम कहने शरद पवार, भाव के तो निजी संबंध है, लेकिन शरद पवार इस देश की राजनीतिक सबसे खतरनाक भी मैं प्लेयर कहता हूं। ये किसी का नहीं है, चाहे अपना हो चाहे बाहरी हो। सुप्रिया सुनेत्रा, अगर पार्टी एक हो गई होती तो हो गया होता। ये शरद पवार के लिए सबसे मुफीद मौका, मैं अब दूसरे डायमेंशन पे जा रहा हूं, सबसे मुफीद मौका है शरद पवार के लिए कि एक बार फिर से एनसीपी उनकी और सिर्फ उनकी होकर रह जाए, उनकी और सिर्फ उनकी। और जैसे ही भाजपा का साथ आया, तो एक बात बता दें, सरकार रहे जाए, मोदी रहे जाए, उससे मतलब नहीं है। एनसीपी पूरी की पूरी शरद पवार की हो सकती है, उसका एक रास्ता है मोदी के साथ आना। सुनेत्रा पवार राजनीति में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, ये भी एक बात बता दें। और सुनेत्रा के साथ वाले भी सब शरद पवार के साथ चले जाएंगे, क्योंकि वो सबके सब वो कहानी अभी सब भाव सुन लीजिएगा। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे या जितने हैं, ये सुनेत्रा के सहारे राजनीति नहीं कर पाएंगे। अजीत दादा के साथ कर सकते थे, सुनेत्रा के सहारे नहीं कर पाएंगे राजनीति। तो ये सब ठिकाना, तो वहां पर भी एक बहुत बढ़िया अवसर, ये सब मैं लैब में क्या क्या
मिलाए जाने क्या बन सकता है वो बता रहा हूँ। वहाँ भी बहुत अच्छे संभावनाएँ बन रही हैं। ठीक है। डीएमके 5 साल के लिए सत्ता से बाहर है, अगर मोदी को घुटनों पर ला करके मोदी के साथ आती है, ये कहने के लिए बताया जाएगा कि घुटनों पे ले आए, घुटनों पे ला के साथ आती है, तो वो भी सर्वाइव कर सकती है। बीजेपी के साथ आने पे सर्वाइवल तमिलनाडु में नहीं है, लेकिन अगर घुटनों पे ला करके आप ये बताओ कि एफसीआरए किसने रुकवाया? एफसीआरए स्टालिन ने रुकवाया, तो तमिलनाडु का बहुत बड़ा वर्ग कहेगा वाह स्टालिन वाह, क्योंकि एफसीआरए तमिलनाडु की बड़ी क्रिश्चियन आबादी, क्रिश्चियन इंफ्रा, क्रिश्चियन फिनांस, क्रिश्चियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। मतलब आशंका है कि उस पर प्रहार होगा। तो अब मैं इतना सारा इसमें भूमिका में 10 मिनट हो गया, क्योंकि यही बेस है, कहीं लिखा है नहीं तो यही बेस है। अब मैं भाऊ के पास चलूंगा, उसके बाद आपको कुछ लिखंत भी पढ़वाऊंगा। भाऊ, पहला कार्यक्रम जिसमें बिना लिखा पढ़ी बाइट के हम शुरू किए हैं, क्योंकि इसका ढांचा बनाया बहुत नहीं, देर हुई। बिल्कुल मैं आपके दोनों संभावनाओं को बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार के पूरे टीम को भी बाहर निकाल दिया तो सरकार बिल्कुल खतरे में नहीं है। कुछ बीजेपी के पास 130 है, 54 या 52 सीट्स उसके पास है, एकनाथ शिंदे के पास 180 क्रॉस करते हैं। 180 ये इतना बड़ा नंबर है, ये एब्सोल्यूट 2/3 मेजॉरिटी पे चला जाता है, तो महाराष्ट्र की सरकार को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सुनेत्रा जाने से सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चला जाएगा, जिसका नाम सुनील तटकरे है। लेकिन उसके एवज में यदि आपको 8 मिलते हैं तो आपके पास 7 का प्लस हो जाता है। यदि आपके पास अभी 119 है तो सुनील तटकरे के जाने से 118 हो जाएंगे, और 118 के बाद 8 और जुड़ते हैं तो 126 हो जाएंगे। 326 हो जाएंगे। इसमें 22 यदि डीएमके के जुड़ते हैं तो इसके बाद ये आंकड़ा करीब करीब 348 होता है। ये आंकड़ा बहुत नजदीक जाता हुआ दिखाई देता है, ताकि फिर आपको बाकी जगह ये 1-1, 2-2 वाले जो है वो भी आपने इकट्ठा कर लिए तो आप 350 भी पहुंच गए, तो बाकी खेल आप कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, सुनेत्रा पवार आने वाले समय में सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में, या जो पॉलिटिकली बिल्कुल इमैच्योर्ड है, और ये शब्द पॉलिटिकली इमैच्योर्ड है, ये शब्द अजीत दादा के हैं। स्वर्गीय अजीत दादा से जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने एक दिन पूछा था, और मैं वो भी बता देता हूँ, महाराष्ट्र साहित्य सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। उस उपलक्ष्य में जब दादा आए थे तो दादा उसके समापन में आए, तो आने के पहले वो किताबों की जहां प्रदर्शनी लगी थी उसमें आए, तो मैं एक स्टॉल पे खड़ा था, तो दादा वहां मिले, अरे अशोक राव, फिर हम दोनों आपस में साइड में जाके बात करने लगे। तब मैंने ऐसी बात की, तो तब उन्होंने कहा, पार्थ बोला, तुम्हें लगता है उसमें मैच्योरिटी आई है? अभी बहुत टाइम लगेगा। उस पार्थ ने चीजें संभाल रखी है। स्थिति ये हो गई कि पीके की एंट्री के बाद वहां छगन भुजबल अलग, सुनील तटकरे अलग, सब अपने अपने डफरी बजा रहे हैं। वो वर्तमान में इंडिया गठबंधन के लिए, जिसको महायुति कहते हैं महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा किरकिरी है ये अजित पवार का ग्रुप, जो रोज लजा रहा है सरकार को इनके आपसी इससे। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे स्ट्रांग चल रहा है। एकनाथ ने 6 ला के दिखाए, एकनाथ का सिक्का स्ट्रांग हो गया। तो एकनाथ शिंदे और मतलब शिवसेना एकनाथ शिंदे की और बीजेपी मिलके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो जाती है, और कल आपने निकाल भी दिया अजित पवार के गुट को, तो ये सारे के सारे लोग एन ब्लॉक शरद पवार के साथ चले जाएंगे। एग्जैक्टली, हाँ। सुनेत्रा जी अपना घर संभालेगी, अपना जो साम्राज्य है वो जितना भी वो दादा ने बनाया है उसको धीरे धीरे बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि इन दोनों बेटों में किसी की औकात नहीं है कि वो दादा जैसा संभाले। तो एक विन विन पोजीशन महाराष्ट्र में होती है। अभी वर्तमान में सांसदों की जरूरत है, उनके महाराष्ट्र में विधायकों की जरूरत नहीं है। दादा के 40 भी चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 40 के 40 अपोजिशन में जाके भी जुड़ गए तो अपोजिशन वर्तमान में 50 नहीं है, तो 40 जुड़ के भी अपोजिशन 100 नहीं हो पाता। इतनी दयनीय स्थिति है वहां विधानसभा में। तो छोड़ दीजिए उसका, तो उनको ये प्लस है। इसीलिए वो आज के डेट में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री भी एकनाथ शिंदे को मिल रहे हैं, वो अमित शाह भी एकनाथ शिंदे को मिल रहे हैं। एकनाथ शिंदे के लोग इतने भयानक है, आज मैं गढ़चिरौली में आया था, एकनाथ शिंदे के कोई पदाधिकारी आए हैं हॉल में, मतलब गेस्ट हाउस में, जो सरकारी गेस्ट हाउस है वहां पैर रखने को जगह नहीं है। लोगों का शिवसेना के एकनाथ शिंदे के गुट के प्रति, क्योंकि जहां सत्ता है, जहां गुड़ है, वही मक्खियां भिनभिनाती है। तो ये भिनभिनाती हुई मक्खियां दिख रही थी कि वो अब गढ़चिरौली जो मैं जहां मैं बैठा हूं, वो मुख्यमंत्री ने अपने पालक मंत्री स्वयं बने,
ये बताने के लिए मैं आदिवासियों का डेवलपमेंट करूंगा। कोई आदिवासियों का डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे वाला जिला ये हो गया है। एक एक माइनिंग करोड़ों करोड़ों रुपए देता है, करोड़ों रुपए। क्या आप मालूम है यहाँ एक ग्राम पंचायत, यहाँ नगर परिषद है, आशीष जी, एक वोट के क्या कीमत लगी होगी गढ़चिरौली जैसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में? 10,000 पर वोट। आज खबर आ गई है कि उनके 9 पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ बीजेपी में चले गए। पैसा कौन देता है? माइनिंग कंपनीज देती है सत्ता वालों को, कि तुम यहाँ नगर पालिका तुम्हारी बनाई रहे, तुम तो बीजेपी के साथ चलो, पैसा बताओ कितना चाहिए, इतना पैसा। तो आशीष करके जो एक मंत्री है, उसको यहाँ सह पालक मंत्री बनाया। 2 पालक मंत्री हैं यहाँ पे, मेन मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे ने भी अपना पैर फंसाया, भाई अकेला थोड़ी खाएगा, हमको भी शेयर चाहिए। और 2-2 पालक मंत्री होने के बाद स्थिति क्या है? 4 आदिवासी बच्चियां मर गई है आज सांप के काटने से। आश्रमशाला में एक कमरे में 80 लड़कियां सो रही थी ग्राउंड पे, सांप कमरे में घुस गया, कईयों को काटा, 3 तो मर गई है, बाकी सीरियस है। कोई किसी को जरूरत नहीं है सोचने की, ये इस जिले। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे और बीजेपी यदि ये होते हैं तो इनको ये जरूरत नहीं है। अजीत दादा एसेट थे, अजीत दादा जाने के बाद ये पूर्ण रूप से खत्म हो गया। ये अब एनसीपी जो ओरिजिनल थी, जिसने अपना सिंबल विम्बल लिया था, वो सब खत्म हो गया था, क्योंकि एक खंबे का तंबू था, वो खंबा टूट गया या उसको निपटाया गया, जो भी कुछ कहो। तो उनके लिए जो आपने पहला जो 2 इंसिडेंट बताए कि ये यहां नहीं आ रहे लेकिन वो जुगाड़ कर रहे हैं, आपने पहली कल के इसके पहले मिड डे मुद्दा में आपने कहा था कि विपक्ष गृह मंत्री को ढूंढ रहा है और गृह मंत्री विपक्ष के सदस्यों को ढूंढ रहा है थैला लेके, तो वहां बराबर उन्होंने हाथ डाला। और शरद पवार और मोदी जी के बीच में जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पुल है, जो किसी भी बरसात में नहीं बहेगा, उस पुल का नाम गौतम अडानी है। गौतम अडानी का अंतिम शब्द होगा, साहब कहीं नहीं जाएंगे, गौतम अडानी के हिसाब से। और इसीलिए जब आपने देखा प्रधानमंत्री को मिलने गए तो प्रधानमंत्री बाहर लेने गए शरद पवार को। अब पूरे कुनबा जाके बैठ गया प्रधानमंत्री के पास, और सुप्रिया जी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के पास गए थे क्योंकि भाई महाराष्ट्र में बहुत अकाल और बरसात हो रही है, उसके बारे में बात करने के लिए। मुझे याद है जब ऐसी ही बात करने के लिए शरद पवार एक बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को मिले थे, और मिल के आने के दूसरे दिन ही 80 घंटे के लिए सरकार बनी थी। अजय दादा चले गए थे उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने, और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी। वो सरकार 80 घंटे चली। उस 80 घंटे में कौन से पैसे किस किस को ट्रांसफर हुए, कौन से बिल क्लियर हुए, ये एक शोध का विषय है। तो शरद पवार जब मिल के आते हैं उसके कई मायने हैं, और शरद पवार के बारे में सारी दुनिया कहती है कि शरद पवार चाणक्य है, शरद पवार सब कुछ है, लेकिन शरद पवार की क्रेडिबिलिटी को लेके सबसे बड़े सवाल हमेशा खड़े रहते हैं। शरद पवार अपने सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने, 30 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे महाराष्ट्र में, तब भी उन्होंने जोड़ तोड़ फोड़ सब करके सरकार बना दी थी। पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी पुलोद बोलते थे उस सरकार को। अपने गुरु को ही गच्चा दे दिया था, गुरु को ही गच्चा दे दिया था। तो ये सत्ता के खेल में कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए शरद पवार बहुत अच्छे हैं, शरद पवार की मेमोरी अच्छी है, शरद पवार महाराष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन शरद पवार के किसी भी बात पे विश्वास कितना रखेंगे इसके बारे में हमेशा डाउट है। ये मैं भी कहते आ रहा हूँ, मैं शरद पवार को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे जब क्रेडिबिलिटी की बात आती है तो सब 2-2 पैर पीछे खींच लेते हैं। ना क्रेडिबिलिटी तो नहीं है। तो बहुत अभी है। उनको दोनों से एनसीपी एक करना और सरकार को बेल आउट करना, यदि ये सारी चीजें होगी तो शरद पवार के लिए विन विन सिचुएशन है, और मोदी जी के लिए सुपर विन सिचुएशन है। तो वो कच्चा वहां होगा। इसलिए जो पहले 2 आपने ये इंसिडेंट उठाए और कहा कि परिसीमन, अच्छा एफसीआरए का, मैं फिर दर्शकों को कहता हूं, ये जितने संघी है
जितने ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बांट रहे हैं, आप उसमें प्लीज कृपा करके मत आइए। एफसीआरए एक बिल है, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट, ये बहुत पहले इस देश में बना है, उसमें संशोधन कर रही है, संशोधन का बिल है। उस एक्ट में जो पहला है, उसमें विदेश से जो पैसा आएगा उसके लिए आपको आरबीआई का लाइसेंस चाहिए विदेश से पैसा लेने के लिए। जो विदेश से पैसा आता है उसमें बाकायदा सरकार ध्यान रखती है ये पैसा किस चीज के लिए आया, उस पर खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, एक पैसा कहीं और तो नहीं जा रहा है, ये पहले से ये कानून बना हुआ है। इसीलिए इस प्रलोभन में मत आइए कि विदेश से फंड आ रहा है और वो क्रिश्चियन लोग आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाते हैं, उसको रोकने के लिए ना ना ना, उसको रोकने के लिए कानून ये बना है पहले से। इन्होंने ये कानून में क्या सुधारना की है, इस कानून को इन्होंने लचर बनाया है। इस कानून में ये था कि विदेशी पैसों का दुरुपयोग करेंगे तो आपको 3 साल की सजा होगी। इन्होंने वो 3 साल की काट के 1 साल पे लाए। सरकार की मैं आपको मनीषा दिखा रहा हूं, सरकार कितनी 3 साल की सजा 1 साल पे लाए इस संशोधन में। लेकिन साथ में ये लिखा कि सजा तो हम 1 साल की कर देंगे आपको, लेकिन आपका जो संस्था है उसको सरकार टेक ओवर करेगी। मतलब पहले दिन भी हमने कहा था, ये शुद्ध रूप से माइनॉरिटीज के जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उन्हें संघ के हाथों टेक ओवर करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। हाँ, नहीं और माइनॉरिटीज का नहीं, उसी को लेके अमेरिका से लेके सारा विपक्ष इसी के लिए कहते हैं आप उनकी सजा बढ़ा दो, 3 साल से 30 साल सजा कर दो गलत करने पर। आप सजा तो कम कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हो उनकी प्रॉपर्टी हम टेक ओवर करेंगे। क्यों टेक ओवर करेंगे प्रॉपर्टी? 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, पुराने हॉस्पिटल्स है, पुरानी चर्चें है, पुराने कॉलेजेस है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के इतने कॉलेजेस है पूरे देश में, सारे के सारे ले लोगे हाथ में, जैसे सैनिक स्कूल अडानी को और संघ को दे दिए वैसे इसको दे दोगे। एक बात और भी जोड़ लीजिएगा, और सबको ये पता है, जोड़ने की जरूरत नहीं है, सबसे कम पैसे में सबसे अच्छी पढ़ाई सारे क्रिश्चियन स्कूलों में होती है। सबसे कम पैसे में सबसे अच्छी पढ़ाई, सबसे कम पैसे में सबसे अच्छा इलाज। और मैं नाम के साथ बता दूंगा, चाहे लखनऊ सेंट जोसेफ से लेकर के और लामार्ट से लेकर के और जितने महाराष्ट्र इंदौर की बात करता हूँ, मध्य प्रदेश के जितने भी नेता बने हैं अभी इस कैबिनेट में, जितने नेता है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के, उसमें से 90% नेता इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज की पैदाइश है। वहां का क्रिश्चियन कॉलेज मैं इलाहाबाद, इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज का ग्रेजुएट हूं, मैं तो क्रिश्चियन नहीं बना। विक्रम वर्मा वहीं से, जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे वहीं से थे। एनपी, जिसको एनपी हमारे सीनियर थे, वो आज बड़े नेता है। किशोर कुमार कौन सा क्रिश्चियन हो गया भाई? वो तो मरते दम तक खंडवा वाला रहा। एक को नहीं होता किशोर कोई कुमार उसी कॉलेज में पढ़े हैं। बात करते हैं। ये बेसिकली क्या है, और माइनॉरिटी पर इनका दो फॉर्मूला है। मेजॉरिटी जो है इस देश के बहुसंख्यक की संपत्ति, उस बहुसंख्यक के धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों पर इन्होंने अपने सनातन के जरिए, जो इनका निजी सनातन है, हमारा वाला सनातन इनका नहीं है भाई, बिल्कुल साफ, अपने निजी सनातन के जरिए कब्जा कर लिया कि हम सनातन की रक्षा करेंगे। पूरा कर लिया ना, उज्जैन से लेके अयोध्या, अयोध्या से लेके काशी मथुरा, सब के सब कब्जा कर लिया। तो मेजॉरिटी बेसिकली इनका किसी भगवान से लेना देना नहीं है, न राम के हैं, न खुदा के हैं, न जीसस के हैं, किसी के नहीं है। ये किसी के नहीं है सब। हम आशीष, हम जो हम वानखड़े परिवार जो है, हमारा कुल दैवत शेषनाग है। तो अब नाग पंचमी के दिन हम जो सांप जहाँ रहते हैं, वारुण बोलते हैं उसको, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन ये वस्तु स्थिति है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि सांप अपने घर नहीं बनाता, वो चींटियों के बनाए हुए घर पे कब्जा कर लेता है। चींटियां बड़े मेहनत से इतना बड़ा, जो एफसीआरए बिल है ये वो सांप की मेंटेलिटी दिखाता है कि आप बनाओ हम कब्जा कर लेंगे, आप इंस्टीट्यूट बनाओ हम कब्जा कर लेंगे, आप धर्मशाला बनाओ हम कब्जा कर लेंगे। ये कुछ प्रवृत्ति के लोग हैं।
पहले किया भी, शंकराचार्य ने बनाया, हिंदू धर्म में मठ भाई बने, मैंने क्या संतों ने कहा, बनाए, साधुओं अरे ने, सब तो हर जगह कब्जा है इन्होंने। मन धार्मिक संस्थाएं तो कब्जा कर ली इन्होंने। अब इन्हें हॉस्पिटल और कॉलेजेस चाहिए, क्योंकि क्रिश्चियन कॉलेज में ना कभी वहां हमसे प्रेयर जबरदस्ती करवाई गई, लेकिन ये शाखा जरूर लगवाएंगे, ये इतना असली कॉन्फिडेंस मोटिव है मुझे। असली मोटिव यही है। और महाराष्ट्र में जो बात हुई, एक भी कम नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, भाऊ के सारे वहां तो सबके साथ संबंध अपने हैं, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, राजनीतिक जितना सोच पाता हूँ, वो तटकरे भी, अदिति मंत्री है, हम्म, वहां 2/3 भी नहीं बनाना है सब- कि सुनील तटकरे का एक हाथ में से दो दो पांव, एक हाथ चाहिए तब बहुमत पूरा होगा। अकेला है, अकेले तटकरे जहां चला जाएगा वही 2/3 नहीं, वो 100% है। नहीं नहीं, तटकरे तो बोलेगा कि मैं तो मोदी जी के साथ हूं भाई। हाँ, बात तटकरे खत्म। और उनकी हालत उनके जैसी होगी, रामविलास पासवान के बेटे जैसी, कि मैं एनडीए के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन मैं हनुमान हूं मोदी जी का। हाँ, तो वहां भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये तटकरे सब भी। भ्रष्ट है, महाभ्रष्ट है, एक एक के ऊपर ईडी के केसेस है। हाँ हाँ। ये मतलब ये अमित शाह कहेंगे मैं जूते मारूंगा इधर दिखोगे थे, तो भी फिर बाहर दरवाजे पे खड़े रहेंगे, सर थोड़ा सा हम आपके साथ है सर, आप हमको मत मानो लेकिन हम आपके साथ है सर। अब अब देखिए, सुनेत्रा पवार के साथ इसके इंडिकेशन साफ समझ लीजिए। सुनेत्रा पवार के साथ क्या करना शुरू किया, अगर, फिर समझिए, अगर पीके से मुलाकात ही ये परिभाषा है कि किसी को भी आप दूर कर दोगे, उसको नकारना शुरू कर दोगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पीके से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं आपके गठबंधन में ही। आप किसे किसे हटाओगे, किसे किसे हटाओगे? चंद्रबाबू को हटा दो जरा, बाहर कर दो चंद्रबाबू। यहाँ ऐठो, थोड़ा चंद्रबाबू से ऐठ के दिखाओ एक बार। हैदराबाद जाओ और चंद्रबाबू से बिना जरा मिले हुए लौट के आ जाओ। क्या चंद्रबाबू के पीके से संबंध नहीं है? लेकिन क्या हुआ है, जरा लाइए, खबर लाइए, दिखाइए। पहले सीक्वेंस में कहा था ना कि जो खबर में फैक्ट है वो फैक्ट जरूर स्टेब्लिश कर देंगे। शरद पवार के सांसदों ने मोदी से की मुलाकात, किन मुद्दों पर बात हुई? ये भाव ने सब बता दिया, लेकिन फिर भी बहुत लोग कहेंगे कि आज पूरा मनगढ़ंत बता दिया इन दोनों ने ना। पढ़ लीजिए आप। एनसीपी एसपी के नेताओं की मोदी से मुलाकात हुई, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को टेंशन में इस मुलाकात ने डाल दिया। हालांकि आज ही जब विपक्षी दलों की बैठक हुई तो उसमें सुप्रिया सुले मौजूद रही। ठीक है, उधर मुलाकात हुई, फिर इधर। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान शरद पवार के सांसदों ने मांग किया कि महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, साहिर अन्ना भाऊ साठे और तुकडोजी महाराज को भारत रत्न दिया जाए। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीवाई पाटिल एयरपोर्ट रखने की मांग भी की गई। एनसीपी एसपी सांसदों ने प्रधानमंत्री को एक लिखित ज्ञापन सौंपा। एनसीपी एसपी के सांसदों ने प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने इन मुद्दों पर ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बेसिकली ये नाम जो भारत रत्न के लिए है, उसके अलावा वही बाढ़, फसल की दाम, सूखा, इस सब की बात लेकिन की। दुर्भाग्य की बात है कि जो एनडीए के साथ, जो इंडिया गठबंधन के साथ बाहर नारे लगाते हैं कि प्रधानमंत्री सदन में आओ, प्रधानमंत्री सदन में आओ, इन 8 में के एक के मुंह से ये निकला कि सर सदन में भी तो आइए। हाँ, आपको तो आमने सामने मुलाकात का मौका मिला था। और बेसिकली यही कहा भी जा रहा है, मैं आगे और दिखाता हूं आपको। कहा जा रहा है क्या कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं है, मिल रहे, इसलिए कई विपक्षी दलों के सांसद ये कोशिश कर रहे हैं कि मोदी से डायरेक्ट मिल करके अपने अपने समस्याओं को, क्षेत्र की समस्याओं को रखें। ऐसा लगता है कि सदन में मिल करके सबकी समस्या दूर ही कर देते थे। मतलब हाँ किसको हाँ। आप लोग, किसके आंख में धूल झोंक रहे हो? अगला लाओ जरा, तो दिखा दो, फटाफट दिखा दो। पीके से मुलाकात पड़ी भारी, सुनेत्रा पवार से नहीं मिले अमित शाह। फडणवीस शिंदे संघ की बैठक, एनडीए में पड़ी दरार। आगे चलिए जरा, दिखाइए। 2 ही दिन थे, 2 दिन का कार्यक्रम था और सुनेत्रा आउट थी। अमित शाह के मुंबई दौरे के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस, एकनाथ शिंदे और राज्य के कई प्रमुख नेता उनके कार्यक्रमों में मौजूद रहे। हालांकि उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आई। शनिवार को वह पुणे में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही थी। सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने उनकी मुलाकात का अनुरोध स्वीकार नहीं किया।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के विधायक रोहित पवार ने दावा किया कि अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पार्टी की ताकत धीरे-धीरे कम की जा रही है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण वित्त विभाग पर नियंत्रण को लेकर भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट की अपनी राजनीतिक गणित हो सकती है, हालांकि यह उनका राजनीतिक आकलन है। आगे चलिए। तो सीधा अब हम इसी कंक्लूड करते हैं चर्चा। 2 दिन कार्यक्रम किए, सुनेत्रा पवार को मिलने का टाइम नहीं दिया, स्वीकार नहीं किया उनके मिलने का अनुरोध। शिंदे फडणवीस सब मिलते रहे। इसके बाद क्या इंडिकेशन बचा है भाऊ? इसके बाद इंडिकेशन बचा क्या? इंडिकेटर देखिए, अजित पवार के मृत्यु के बाद पूरी बागडोर पार्टी की देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे थे, देवेंद्र फडणवीस ही इनको कर रहे थे। लेकिन अब सवाल उनका ये नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस को तकलीफ है उनसे, अब प्रॉब्लम ये हो गई उनके कि उनका कुनबा आपस में भयानक लड़ 8 सांसद है, 8 सांसद 6-1 पे कभी भी भारी पड़ेंगे क्योंकि यहाँ 1-1 की मारामारी है। नरेंद्र मोदी को कल महाराष्ट्र की सरकार भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता आशीष जी, जो भी सरकार आएगी उसको टाइट कर के रखेंगे वो। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब है, पूरा फाइनेंस उनके पास है। अडानी को भी कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम है केंद्र में नंबर बढ़ाने का, और 1 पे 8 कभी भी भारी है। इसके लिए वो पीके वीके तो छोड़ दीजिए, बहुत छोटा मुद्दा है, आपने सही कहा। चंद्रबाबू नायडू के यहाँ जरा आवाज करके दिखाइए, चंद्रबाबू नायडू सरकार गिरा देंगे अभी, छोड़ दीजिए उसको। सवाल पीके का नहीं है, ये तो इनका काइट फ्लाइंग है। सवाल ये है कि हमको 8 आ रहे भैया, 1 को हम शहीद करेंगे, और वो एक शहीद नहीं होगा, बिल्कुल वो इंडिविजुअल अकेला है। वो बोलेगा मेरी बेटी को मंत्री बनाए, बरकरार रखना, और मैं आप बोलो तो मैं बीजेपी में आ जाता हूँ भैया, सीधे सीधा, मेरे को माफ करना। और प्रफुल्ल पटेल तो कड़ी है ही। 2 ब्रिजेस है, एक तो रोपवे है, रस्सी के सहारे चलने वाला, वो प्रफुल्ल पटेल है, बीजेपी और शरद पवार के बीच। शरद पवार के प्रफुल्ल पटेल के संबंध में टूट गए, लेकिन जो बड़ा ब्रिज है 4 लेन वाला, वो है अडानी। हाँ। और प्रफुल्ल पटेल कहा जाएंगे, सारी सीट संपत्तियां रिलीज हुई हैं, इतने दिन के बाद सांस लेना शुरू किए ढंग से। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब बीजेपी में वोट, जैसा बोलेंगे नहीं, अमित शाह वैसा करेंगे। ये आखिर में मतलब ये आशंका है, और हम लोग आशंका ही मतलब राजनीति को समझने के लिए ऐसे ही चर्चाएं हम लोग कर सकते हैं, हम तो तय नहीं कर सकते ना दस्तखत करके। ये फाइनली एनसीपी खत्म हो जाएगी, शरद पवार के हाथ में हो सकता है चली जाए, और सुनेत्रा पवार हाशिए चली जाएंगी। सुनेत्रा पवार की राजनीति को सजाने संवारने बचाने वाला कोई नहीं है, और पीके भी उसी मौके देखते हुए चौका मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस पार्टी में सजाने संवारने के लिए भले कुछ ना हो, लेकिन सजाने संवारने के लिए पेमेंट बहुत हो सकता है, इसलिए वहां पीके भी एक्टिव है। वहां पर मतलब वहां बेसिकली यहाँ पर हर आदमी, चाहे सुनेत्रा पवार हो चाहे शरद पवार हो, सबके पास एक डायलॉग है। पीके जानता है कि अजीत पवार नहीं है, लेकिन पैसा बहुत है, बहुत है, वही कर नहीं। यहाँ सब पे, यहाँ शरद पवार, सुनेत्रा पवार, सबका एक डायलॉग हो सकता है कि भगवान का दिया मेरे पास पैसा है, पार्टी है, नेता है, सब कुछ है, नेतृत्व नहीं है बस। हाँ, बस नेतृत्व नहीं है, तो सब कुछ है, नेतृत्व नहीं है, वही लेने के लिए ये सारी कवायद है। तो वहां पर अपना मौके चौका, और राजनीति पीके को भी करनी है, तो कहीं कहीं पैसा तो लाना है। उसका तो कोई फैक्ट्री, राइस मिल वगैरह है नहीं, तो यहीं से कहीं कहीं कोई न कोई शिकार अपना करेगा। इस समय सही शिकार तो कर लगा है, टारगेट किया है। चलिए इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।